नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमिनेंस न्यूज में। दोस्तों, भारत है समंदर का असली बॉस, ऐसा मैं नहीं कह रहा। और दोस्तों, ऐसा मुझे कहने की अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया यह बात खुद ही कह रही है। यह भी हाल ही का बयान है। फिलीपींस के एक एक्सपर्ट ने चीन पर टोंट कसते हुए यह बोला है, और साथ ही साथ फिलीपींस के एक्सपर्ट ने चीन को आईना दिखाया है और कहा कि समंदर का असली बॉस तो भारत ही है। समंदर में चीन का कई देशों से विवाद है। दक्षिण चीन सागर में भी वह अपना हक जमाता है। इसे लेकर फिलीपींस समेत दुनिया के कई देशों के साथ उसका विवाद चल रहा है। फिलीपींस के मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सपर्ट कॉलिन को ने भारत की तारीफ की है और साथ ही चीन को भी इशारा में चिढ़ाया है। कॉलिन ने कहा कि भारत का यह ऑपरेशन उनको मात देता है और झूठे प्रचार प्रसार के लिए आकर्षक वीडियो पब्लिश करना पसंद करते हैं। उनका यह इशारा चीन की तरफ था। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने इंडियन ओशियन में बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं, जिसके तहत पड़ोसी मुल्क तो पड़ोसी मुल्क तथा दूर दराज के देशों का भी तथा दुश्मन मुल्क का भी हमारी नेवी ने उनकी मदद बढ़ चढ़कर की है। कभी ईरान के लोगों को बचाया तो कभी पाकिस्तान के लोगों को, कभी यूरोपियन कंट्री के शिप को बचाया तो कभी बुल्गारिया जैसे देश के शिप को हाईजैकरों से मुक्त कराया। तभी तो बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन राडेव ने अरब सागर में हाईजैक्ड मर्चेंट शिप एमवी रुएन को सफलतापूर्वक छुड़वाने को लेकर भारतीय नौसेना का आभार जताया है। इस जहाज से बचाए गए चालक दल के 17 सदस्यों में 7 बुल्गारियाई नागरिक भी थे। बुल्गारियाई राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर कहा, अपहरित जहाज रुएन और 7 बुल्गारियाई नागरिकों सहित उसके चालक दल को बचाने के लिए भारतीय नौसेना की बहादुरी भरी कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा हार्दिक आभार। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही रूमेन राडेव की पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि वह उनके संदेश की सराहना करते हैं। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने लिखा, बुल्गारिया के राष्ट्रपति आपके संदेश की सराहना करते हैं। हमें खुशी है कि 7 बुल्गारियाई नागरिक सुरक्षित हैं और जल्द ही घर लौटेंगे। भारत नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैतों और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। एमवी रुएन एक बुल्गारियाई जहाज है। एमवी रुएन पर 37,800 टन माल लदा था, जिसकी कीमत 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1 मिलियन डॉलर ही कह सकते हैं, 1 मिलियन डॉलर था। जहाज और चालक दल को सुरक्षित छुड़ाने के लिए भारतीय नौसेना और वायुसेना ने बहादुरी दिखाई है। उसकी बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन राडेव ने भी तारीफ की है। साथ ही उन्होंने सेना का धन्यवाद किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और सेना की बहादुरी की भी तारीफ की है। शिप पर बुल्गारिया के 7 नागरिक मौजूद थे। बुल्गारिया के विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने भी आभार व्यक्त किया, जिस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दोस्त इसके लिए ही तो होते हैं। बता दें कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में लगभग 40 घंटे चले बचाव अभियान में 35 समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया और पूर्व मर्चेंट शिप रुएन के चालक दल के सभी 17 सदस्यों को बिना किसी चोट के बचा लिया गया। नौसेना के अनुसार आईएनएस कोलकाता ने समुद्री डाकू जहाज रुएन को भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर रोका था और आईएनएस सुभद्रा, जो कि एक भारतीय नौसेना का सुकन्या श्रेणी का गश्ती जहाज है, हेल आरपीए जो कि एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एडवांस ड्रोन है, वहीं P-8I समुद्री गश्ती विमान और मार्कोस प्रहार को C-17 विमान का इस्तेमाल किया गया था। इस कार्रवाई के कारण समुद्री डाकू जहाज रुकने के लिए मजबूर हो गया। जहाज से अवैध हथियार, गोला बारूद और प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है। नौसेना के प्रवक्ता विवेक मधवाल ने कहा कि आईएनएस कोलकाता ने पिछले 40 घंटों में ठोस कार्रवाई करके सभी 35 समुद्री डाकुओं को सफलतापूर्वक घेर लिया और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया तथा बंधक बनाए गए जहाज से चालक दल के 17 सदस्यों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की। नौसेना ने रविवार को यानी कि 17 मार्च 2024 को बताया कि उसने क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों को अपहरण करने वाली सोमाली समुद्री लुटेरों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए अरब सागर में आईएनएस कोलकाता को तैनात किया था।
दोस्तों मैं यहाँ आपको यह भी बता दूं कि हमारे नेवी के जितने भी शिप या पानी जहाज होते हैं उस सब में नाम के साथ आईएनएस लिखा होता है, जिसका कि मतलब यानी कि आईएनएस का मतलब इंडियन नेवी शिप है। भारत में नौसेना बल की स्थापना तब की गई थी जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। पूर्व में भारतीय नौसेना के रॉयल इंडियन मरीन, रॉयल इंडियन नेवी आदि के नाम से जाना जाता था। रॉयल नेवी भारतीय नौसेना की पूर्ववर्ती यानी कि प्रीवियस है, इसलिए आज तक भारतीय नौसेना शाही नौसेना के कुछ रीति रिवाजों का पालन करती है। नौसेना ने कहा पूर्व मर्चेंट शिप रुवेन को 15 मार्च को आईएनएस कोलकाता ने रोका। रुवेन का दिसंबर 2023 में अपहरण कर लिया गया था और यह सोमालियाई समुद्री डाकुओं के नियंत्रण में था। दोस्तों अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि सोमालिया में कहां से आए इतने समुद्री लुटेरे जो कि बन गए दुनिया के लिए मुसीबत। समुद्री लुटेरों का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि समुद्री व्यापार की शुरुआत के साथ ही लूटमार शुरू हो गई थी। हालांकि सोमालिया इन सबसे दूर था, यहाँ कभी शांति हुआ करती थी और यहाँ के लोगों का मुख्य कारोबार मछली पकड़ना था। अब अफ्रीका का यह पूर्वी देश यानी कि अफ्रीका महादेश से पूरब साइड में है, इसलिए इसे अफ्रीका का पूर्वी देश कहा जाता है। तो अफ्रीका का यह पूर्वी देश समुद्री लुटेरों का गढ़ बन चुका है। यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज का शिकार होना तय है। समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा माल्टा का एक शिप पलक झपकते ही गायब हो गया। इस जहाज का नाम था एमवी रुवेन, जो कोरिया से तुर्की तक बढ़ रहा था। अचानक से इतने बड़े मालवाहक जहाज का गायब हो जाना सुर्खियां बन गई। इसी बीच जहाज से एक आखिरी मैसेज आया। यह मैसेज यूकेएमटीओ पोर्टल यानी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पर आया, जिसमें बताया गया कि जहाज पर अनजान 6 लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये 6 लोग कोई और नहीं बल्कि समुद्री लुटेरे थे, जिन्हें अंग्रेजी में पायरेट्स कहते हैं। बेहद पतले दुबले शरीर के 6 लोग इतने बड़े जहाज को अगवा कर ले जा रहे थे सोमालिया। वहीं सोमालिया जिसे समुद्री डाकुओं या लुटेरों का एरिया कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमालिया के इलाके से गुजरने वाला कोई भी शिप लुटेरों के आतंक से नहीं बच सकता। ये लुटेरे पहले जहाज पर कब्जा करते हैं और फिर संबंधित देश से उसे छोड़ने के नाम पर फिरौती मांगते हैं। माल्टा के जहाज का क्या हुआ इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले यह जानते हैं कि आखिर सोमालिया कहां है और कैसे यह समुद्री लुटेरों का गढ़ बन गया है। क्या है समुद्री लुटेरों का इतिहास, आइए समझते हैं थोड़ा। समुद्री लुटेरों का इतिहास बेहद पुराना है। ऐसा माना जाता है कि जब से समुद्री व्यापार शुरू हुआ है उसी वक्त से लुटेरे भी सक्रिय हो गए थे। हालांकि उस वक्त ये किसी न किसी देश की सेना से जुड़े होते थे, खासतौर से रोमन्स, ग्रीक्स या इलिरियंस। इतिहास पर यदि नजर डाले तो एक बार रोमन शासक जूलियस सीजर को भी समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया था। इसके बाद वाइकिंग लोगों ने समुद्र पर राज किया। यह स्कैंडिनेविया क्षेत्र में रहने वाले लोग थे जो यूरोप, एशिया और उत्तरी अटलांटिक द्वीपों में समुद्री लूट करते थे। यह लोग समुद्र के साथ आसपास के गांवों में भी लूटपाट करते थे। साल 1620 से लेकर के साल 1720 के काल में समुद्री लूटमार बेहद आम थी। ये वो दौर था जब जहाजों पर अक्सर सोना और चांदी होता था, इसलिए ज्यादातर डकैत फ्रांस, नीदरलैंड के हुआ करते थे। यदि साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो यहाँ 9वीं शताब्दी से समुद्री लुटेरे सक्रिय हुए हैं। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत तक काफी हद तक इन लुटेरों का सफाया कर दिया गया था। सोमालिया अफ्रीका का एक पूर्वी देश है। यह अदन की खाड़ी तक फैला हुआ है। यह अरब के देश यमन के करीब है। इस पूरे इलाके को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। आइए थोड़ा समझते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्या मतलब है। यानी कि सींग के आकार की भौगोलिक विशेषता जो अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे पूर्वी बिंदु का निर्माण करती है, जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में फैली हुई है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में जानी जाती है। जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका को बनाते हैं। अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र और उनकी संस्कृतियां लंबे समय से आपस में जुड़ी हुई है। इथियोपिया नील नदी पर भव्य पुनर्जागरण बांध का निर्माण करता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर है और अदन की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। प्राचीन और मध्यकालीन समय के दौरान इस क्षेत्र को बिलाद अल बारबार या बर्बर भूमि के रूप में जाना जाता था। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती उन देशों में से हैं जो अफ्रीका के हॉर्न से आच्छादित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की आबादी लगभग 115 मिलियन है और यह लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इथियोपिया में 6 मिलियन, इरिट्रिया में 6.4 मिलियन, सोमालिया में 10.4 मिलियन और
जिबूती में लगभग 8,10,000 लोग रहते हैं। तो वहीं भारत की विदेश नीति अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देती है। भारत का सॉफ्ट पावर प्रयासों के माध्यम से अफ्रीकी देशों के साथ काम करने का एक लंबा इतिहास रहा है। इथियोपिया भारत की रियायती ऋण सहायता का सबसे बड़ा अफ्रीकी लाभार्थी है। लाल सागर और हिंद महासागर के जंक्शन पर जिबूती की रणनीति स्थिति, साथ ही साथ अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया को जोड़ने वाले चौराहे के रूप में इसकी स्थिति ने इसे भू राजनीतिक अचल संपत्ति का एक विशेष रूप से आकर्षण बना दिया है। यही कारण है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत अदन की खाड़ी में गश्त करते हैं और चुपचाप न केवल भारतीय बल्कि विदेशी व्यापारी जहाजों को भी एस्कॉर्ट और सुरक्षा सहायता प्रदान करते हैं। अब तक विभिन्न देशों के लगभग 1350 से भी अधिक जहाजों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। हालांकि इस बात को लेकर एक समस्या है कि गहरे समुद्र में पकड़े गए जलदस्युओं का क्या किया जाए, क्योंकि भारतीय कानून हमारी अदालतों द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देती है। इसका मतलब यह हुआ कि इन लुटेरों को अगर हम पकड़ भी लेते हैं तो हम भारतीय कानून के हिसाब से इन्हें कोई सजा नहीं दे सकते, मजबूरन हमें इनको छोड़ना ही पड़ता है। 1990 के दशक तक यहाँ सब सामान्य था। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था मछलियों के शिकार से चलती थी, लेकिन अब सोमालिया में गृह युद्ध हुआ तो वहाँ विदेशी कंपनियों ने कब्जा जमा लिया। मछली पकड़ने का काम कंपनियां करने लगी। सोमाली प्रादेशिक जल की सुरक्षा न होने के कारण विदेशी मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों ने सोमाली समुद्र तट पर अवैध रूप से मछली पकड़ना शुरू कर दिया और जहाजों ने सोमाली तट से औद्योगिक और अन्य कचरे को डंप करना शुरू कर दिया। इससे मछली भंडार का क्षरण हुआ और स्थानीय मछुआरे ने अपने संसाधनों की रक्षा के लिए एकजुट होना शुरू कर दिया। तो फिर वहां के लोगों ने इन कंपनियों से ही लूट मार शुरू कर दी, रोजगार छीनते रहे और सोमालिया के लोग हथियार उठाते रहे। धीरे धीरे ये लुटेरे दुनिया के लिए खतरा बन गए। एक समय तो ऐसा आया जब सोमालिया के पास से गुजरने का मतलब खतरा मोल लेना हो गया। जहाज पकड़े जाने लगे और उन्हें लौटाने के बदले फिरौती की मांग होने लगी। समुद्री लूटपाट का यह धंधा 2005 तक ऐसा हो गया था कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया था, यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने का तरीका। यह पूरी तरह सोमालिया का एक सिस्टम था जिसमें लोग निवेश करते थे और फिरौती में मिली रकम के हिस्सेदार बन सकते थे। अगर इस स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े ही देखें तो सामने आता है कि 2006 से 2013 के बीच यहाँ लुटेरों ने तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली थी। समुद्री लुटेरों का आतंक कितना है इसका एक उदाहरण 2009 में देखने को मिला था, जब लुटेरों ने अमेरिकी कंपनी मर्स्क एलाबामा का जहाज अगवा कर लिया था। इस जहाज में यूएन की राहत सामग्री थी जो युगांडा, केन्या आदि में जानी थी। लुटेरों ने इस जहाज के कप्तान फिलिप्स को भी अगवा कर लिया था। बाद में अमेरिकी नौसेना ने ऑपरेशन कर 3 लुटेरों को मार गिराया था और कैप्टन को बचा लिया था। इसके अलावा समुद्री लुटेरों ने 2017 में हिंद महासागर में एक ऑयल टैंकर और एक कार्गो शिप पर भी कब्जा कर लिया था जो कि भारत का था। इसके अलावा भी सोमालिया के लुटेरों ने लगातार जहाजों के अपहरण और लूट में सक्रिय रहे। तो दोस्तों अब आते हैं कि माल्टा के जहाज का क्या हुआ। चलिए, माल्टा के जहाज की कहानी इसलिए अलग थी क्योंकि लुटेरों ने इसे सोमालिया नहीं बल्कि अरब सागर के सोकोट्रा आइलैंड के पास से अगवा किया था। यह इलाका यमन से 380 नॉटिकल माइल दूर है। दोस्तों मैं यहाँ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि समतल जमीन पर दूरी नापने के लिए हम मुख्यतः 2 तरह के माप को अपनाते हैं। एक तो है किलोमीटर और दूसरा है माइल। लेकिन समंदर के पानी में या फिर स्पेस में दूरी नापने के लिए एक अलग ही पैमाने का उपयोग किया जाता है जिसे नॉटिकल माइल के नाम से भी जाना जाता है या उसे संबोधित करते हैं। इसकी नाप नॉर्मल जमीन की नाप वाले माइल से थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे कि 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.1508 या इसे किलोमीटर में करें तो यह 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर हम समुद्र में दूरी नापने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम माइल या किलोमीटर में नहीं बात करेंगे बल्कि यहाँ पर हम उनके बदले नॉटिकल माइल में बात करेंगे। भारत की समुद्री सीमा से भी इसकी दूरी ज्यादा नहीं है। ऐसे में जब UKMTO पोर्टल पर आखिरी मैसेज आया तो समझ में आ गया कि जहाज समुद्री लुटेरों के कब्जे में है। भारत सबसे नजदीक था। ऐसे में भारतीय नेवी ने सबसे पहले मदद भेजी और नौसेना का विमान माल्टा के जहाज की तलाश में निकल पड़ा। यूरोप और स्पेन ने भी जहाज को बचाने के लिए शिप भेजे, लेकिन सबसे नजदीक भारत होने की वजह से भारत पहले वहां पहुंचा।
द मैरी टाइम एग्जीक्यूटिव की रिपोर्ट में दावा किया है कि पहले भारतीय नेवी ने जहाज का पता लगाने के लिए हवाई सर्वे किया। इसमें सामने आया कि समुद्री लुटेरे जहाज को सोमालिया की तरफ ले जा रहे हैं। इधर इंडियन नेवी का गश्ती जहाज भी उस ओर बढ़ा और सोमालिया पहुंचने से पहले ही जहाज को रोक लिया और रेस्क्यू कर वापस ले आए। दोस्तों, भारत इतना आक्रामक क्यों है सोमालिया लुटेरों के प्रति? इसका जवाब कुछ साल पहले भारत के सात समंदर में कुछ घटित घटनाओं से जुड़ा है। दरअसल सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने भारत के एक मालवाहक जहाज को हाईजैक कर लिया है। वहां के अधिकारियों के मुताबिक इस जहाज को पंटलैंड के इलाके में हाईजैक किया गया है। ये किया गया है का मतलब है कि 2017 की बात है। ये सूत्रों के मुताबिक जहाज सोमालिया के समुद्री तट की ओर बढ़ रहा था, तब यह हाईजैक किया गया था। जहाज पर कितने लोग सवार थे और वह कहां जा रहे थे, इसके बारे में फिलहाल कोई खास जानकारी बाहर निकल करके नहीं आई है। फिर भी चलिए, 2 सप्ताह पहले भी समुद्री लुटेरों ने तेल से भरे एक टैंकर पर कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में उसे बिना शर्त छोड़ दिया था। सोमालिया के समुद्री तट पर 2012 के बाद यह पहली हाईजैक की वारदात थी। दोस्तों, साल 2011 तक का ही रिकॉर्ड अगर देखें तो सोमालियाई लुटेरों ने 237 अधिक जहाजों पर हमले किए थे। दोस्तों, इसी कड़ी में एक और खबर है जो देश को और भी गौरवान्वित कर रही है। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे इंडियन नेवी बहुत तेजी से उभरती हुई भारत के लिए एक सॉफ्ट पावर का काम कर रही है। अभी लुटेरों से बचाने का सिलसिला तो चल ही रहा है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोरोना के टाइम पर जब पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब भी हमारे नेवी और नेवी की शिप्स दुनिया के हर कोने में घूम घूम कर अपने नागरिकों की रेस्क्यू कर रही थी। साथ ही साथ दूसरे देश के नागरिकों को भी रेस्क्यू कर रही थी और साथ ही साथ कोविड से बचाव के लिए कोविड किट भी बहुत सारे दूसरे देशों में बांट रही थी या वहां तक वो पहुंचा रही थी। कोविड किट के अंदर मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, कोट आदि जैसे मौजूद थे। उसके बाद हमारे नेवी ने इंडियन नेवी शिप के थ्रू ही दूसरे देशों को कोविड की वैक्सीन समय रहते पहुंचाया था। तो इस तरह से भारत के एक बहुत बड़े सॉफ्ट पावर नेवी के रूप में उभर रही है। अगर पीछे के इतिहास में देखें तो इस तरह के काम ब्रिटेन के रॉयल नेवी द्वारा किया जाता था, जिससे उनका पूरे दुनिया के सामने एक अलग ही इमेज बना हुआ था, जिसके वजह से लोग उनकी बातें सुनते थे, यहां तक कि उनके शरण में भी जाने से हिचकिचाते नहीं थे। लेकिन अभी के समय देखा जाए तो भारत उन सब से कहीं बहुत आगे निकल चुका है नेवल सॉफ्ट पावर के मामले में। और यह सब देखकर यही लगता है कि आने वाले वक्त में शायद इंडिया अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री को भी इन मामलों में पीछे छोड़ देगा। वैसे देखा जाए तो अभी भी इंडियन ओशियन में अमेरिका जैसे कंट्री भी भारत जैसे देश पर ही डिपेंड्स करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।